हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट क्रैक इट की सीरीज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स का पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग कवर कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ये ओएम, जिसके अंदर की 7 सीपीसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद टीए रूल्स के रेट्स में क्या क्या रिवीजन हुआ है वो सब हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। और इसके अंदर जितनी भी एंटाइटलमेंट्स है वो सारी मैंने लर्न कराई है पार्ट 1 में। देन टीए रूल्स के पार्ट 2 के अंदर मैंने कवर किया था स्वामी की हैंडबुक का सेक्शन 15, जो कि ट्रैवलिंग अलाउंस पर बेस्ड है। उसका 1 to 6 पॉइंट मैं पार्ट 2 के अंदर कवर कर चुकी हूँ, और अभी पार्ट 3 के अंदर हम कवर करने वाले हैं इसके पॉइंट नंबर 7 to 10। दिस विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो पार्ट 3, और फिर नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग पॉइंट्स प्लस सम ओएम्स रिलेटेड टू टीए। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 है, जिसके अंदर टाइम लिमिट दी हुई है ट्रैवलिंग अलाउंस को क्लेम करने के लिए। इस वाले पैराग्राफ के अंदर 2 टाइम लाइंस हैं, इसको मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम लाइन है 60 डेज की, कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी टीए अलाउंस क्लेम करता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी उसको 60 डेज के अंदर अंदर उसको क्लेम कर लेना है। ठीक है, तो जिस दिन उसकी जर्नी खत्म होती है उसके 60 डेज उनको मिलते हैं अपना टीए क्लेम सबमिट करने के लिए। इन केस किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपना टीए का क्लेम या फिर डेली अलाउंस का क्लेम टूर से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड विद इन 60 डेज अगर कंप्लीट नहीं सबमिट नहीं किया है, देन हिज टीए क्लेम इज फोरफिटेड या फिर डीम टू हैव बीन रेलिंक्विश्ड। तो उसके बाद उसको वो क्लेम नहीं मिलेगा अगर 60 डेज जो है वो पास हो गए। तो ये तो है पहली टाइमलाइन 60 डेज की। इसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन है 6 मंथ्स की। वो टाइम लिमिट किन लोगों के लिए है? वो टाइम लिमिट है जब टीए ऑन रिटायरमेंट, इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर कि टीए ऑन रिटायरमेंट में क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या रिमर्सिबल होता है। तो टीए ऑन रिटायरमेंट अगर कोई क्लेम कर रहा है तो इन दैट केस 6 मंथ सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, इतना टाइम मिलता है टीए ऑन रिटायरमेंट को क्लेम करने के लिए, उसके क्लेम को सबमिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट केस इसके अंदर क्लेम फॉर टीए का ये दिया हुआ है कि अगर सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी दूसरी सिटी में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी वो शिफ्ट कर रहा है उसी सिटी के अंदर, तो इन दैट केस इन सबकी इंडिविजुअल जर्नी की डेट देखी जाएगी, जो भी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी है। ये जरूर यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी लेना है, डेट ऑफ स्टार्टिंग कमेंसमेंट ऑफ जर्नी नहीं देखना है। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी से, इंडिविजुअल जर्नी से 60 डेज ऐड करके इतनी टाइम लिमिट है हर इंडिविजुअल क्लेम को सबमिट करने की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि ट्रांसफर करने पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट का भी टीए मिलता है। ठीक है, अभी ट्रांसफर होने पर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टीए जो है वो एडमिसिबल होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी वो नेक्स्ट टॉपिक है। बट एनीवे यहाँ पर सिर्फ टाइम लिमिट की बात हो रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट का भी जो टीए क्लेम है उसके लिए भी टाइम लिमिट 60 ही डेज की है। बट उसके 60 डेज कब से काउंट होंगे? जब ये जो उसके पर्सनल इफेक्ट्स है, यानी जो उसका पर्सनल सामान है, वो सामान जिस दिन एक्चुअली डिलीवर होगा उस दिन से 60 डेज। ठीक है, डेट ऑफ एक्चुअली डिलीवरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सनल इफेक्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट सर्वेंट प्लस 60 डेज, यही टाइम लिमिट इसके लिए है। अब है कि ये डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स जो है वो अलग अलग केसेस में कहाँ से रेकॉन होगा। तो फर्स्ट केस तो ये है कि अगर कोई कंट्रोलिंग ऑफिसर, कोई ऑफिसर अपने खुद का ही कंट्रोलिंग ऑफिसर है, कि कोई अंडर सेक्रेटरी है और वो एडमिन के अंडर सेक्रेटरी हैं, तो वो खुद के कंट्रोलिंग ऑफिसर हो गए। तो इन दैट केस उनके जो 60 डेज काउंट होंगे वो होंगे जिस दिन से उनकी डेट ऑफ जर्नी है कंप्लीट हुई है उस दिन से ट्रेजरी या फिर कैश सेक्शन में अपना क्लेम सबमिट करने की, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम एट ट्रेजरी या फिर कैश सेक्शन। ये किन के लिए है? सिर्फ ये उन ऑफिसर्स के लिए हैं जो खुद के ही कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं। ठीक है, इन केस वो खुद के कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है या फिर बाकी के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी हैं उनके लिए टाइम लिमिट 60 डेज की वही है कि अपना टीए क्लेम अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को वो जब सबमिट करते हैं तो वो 60 डेज की टाइम लिमिट वहां तक काउंट होती है। दैट मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपना ही कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है तो उसके पास वो 60 डेज की टाइम लिमिट है कि वो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को क्लेम सबमिट कर दे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जोन से क्लेम्स ऊपर कैटेगरी 3(2) के अंदर कवर हो रहे हैं, यानी जो भी हमने पढ़ा है कि वो ऑफिसर जो खुद के कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है वो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को 60 डेज के अंदर क्लेम सबमिट करेंगे। सपोज दिस इज द गवर्नमेंट ऑफिसर,
ये इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर, फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो आगे कहाँ सबमिट करेगा, ट्रेजरी में। ठीक है, तो यहाँ पे तो 60 डेज का टाइम है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पर यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर से ट्रेजरी तक या फिर कैश सेक्शन तक, इसके अंदर भी 60 डेज का ही टाइम लिमिट है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ क्लेम्स फॉलिंग अंडर कैटेगरी C2 यानी दिस कैटेगरी which are presented to treasury after a period of 60 days succeeding to the date of completion of journey, the date of submission of claim will be counted from the date when it was submitted to the कंट्रोलिंग ऑफिसर विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ 60 डेज। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के पास तो यही ऑप्शन है कि वो कंट्रोलिंग ऑफिसर को 60 डेज तक दे दे, उसके बाद आगे वो ट्रेजरी में कब जा रहा है कब नहीं जा रहा है वो तब से काउंट होगा जब उसने गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्लेम अपना कंट्रोलिंग ऑफिसर को दिया है, इसके बाद से नेक्स्ट 60 डेज काउंट होंगे। अब नेक्स्ट केस है कि अगर कोई टीए का क्लेम किसी भी रीजन की वजह से 1 साल से भी लेट हो जाता है, एक्सीडिंग 1 ईयर, तो इन दैट केस एचओडी को पावर है, एचओडी विल इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर केस एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम, उनको लगता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है उससे क्लेम की जेन्युइननेस प्रूव हो रही है, एंड सेकेंड थिंग उसके डिले को लेते हुए वैलिड रीजंस है कि जो उसका डिले हुआ है उसके लिए वैलिड रीजन है उसके पीछे, तो इन दैट केस एचओडी जो है वो अलाउ कर सकते हैं उस क्लेम का रिम्बर्समेंट। तो फिर द क्लेम शुड बी पेड बाय डीडीओ या फिर अकाउंट ऑफिसर। नेक्स्ट टॉपिक है टीए व्हेन डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग। जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रेनिंग के लिए डेप्यूट किया जाए, तो फर्स्ट थिंग, एन एम्प्लॉय डेप्यूटेड टू अंडरगो अ कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिया, उसको टीए डीए एज ऑन टूर मिलता है। ठीक है, जैसे एज ऑन टूर जो एंटाइटलमेंट्स होते हैं वही ट्रेनिंग के लिए एंटाइटलमेंट होते हैं, और विचार है एज फॉलोज। जब बोर्डिंग और लॉजिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो इन दैट केस जैसे टीए के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई डीए आई मीन फॉर फर्स्ट 180 डेज जो है वो फुल टीए मिलेगा और बियॉन्ड 180 डेज डीए नहीं मिलेगा। ठीक है, जो डेली अलाउंस के 3 कंपोनेंट्स हैं दैट आर लिमिटेड टू फर्स्ट 180 डेज। इसके बाद है ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां पर बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द मेस, और उसके अंदर मेस भी इंक्लूडेड है। तो इन दैट केस ये लिमिट्स लर्न करनी है आपको कि फर्स्ट 30 डेज पर फुल डीए मिलेगा, नेक्स्ट 150 डेज के लिए हाफ डीए मिलेगा, और बियॉन्ड 180 डेज कोई डीए नहीं मिलेगा। यानी दिस थिंग इज कॉमन इन बोथ द केसेस बियॉन्ड 180 डेज। बट अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटी है इंक्लूडिंग मेस, वो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वालों का ही है, ठीक है, रन ऑन कोऑपरेटिव बेसिस एट इन ट्रेनिंग सेंटर, यानी ट्रेनिंग सेंटर पर ही है वो भी मेस भी, तो इन दैट केस आपको ये दोनों लिमिट पढ़नी है कि फर्स्ट 30 डेज के लिए ही फुल डीए मिलेगा, उसके नेक्स्ट 150 डेज तक हाफ डीए है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अगर ट्रेनिंग 180 डेज से ज्यादा की है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो टीए एज ऑन ट्रांसफर, टीए ऑन ट्रांसफर के अंदर जो एंटाइटलमेंट्स और जो भी चीजें होती हैं वो उसको चूज कर ले, और ये टीए ऑन ट्रांसफर में क्या क्या मिलता है वो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, या फिर वो दूसरा ऑप्शन चूज करे जिसके अंदर है टूर टीए, यानी टूर पे जो टीए एंटाइटलमेंट होता है आने जाने का, प्लस डीए फॉर 180 डेज। अभी तो हमने पीछे पढ़ा ही है कि भाई 180 डेज के लिए तो डीए मिलता ही है, तो डीए 180 डेज के लिए मिल जाएगा, और टूर टीए यानी कि टीए ऑन टूर जो हमने पढ़ा है वो मिल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज वो चूज कर ले। नेक्स्ट है कि अगर ट्रेनिंग के 2 कंपोनेंट है, थियोरेटिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और वो दोनों ही जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग स्टेशन पर है, 2 डिफरेंट स्टेशन पर, तो तब डीए कैसे क्लेम होगा, तब जो डीए है वो उसका किस तरीके से एडमिसिबल होगा। तो जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग का सेकेंड कंपोनेंट को अटेंड करने के लिए सेकेंड स्टेशन पे जाएंगे, तो वहां पर डीए जो है वो फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी 180 डेज फिर से काउंट होंगे, चाहे पहले स्टेशन पर जितने मर्जी डेज के लिए डीए उन्होंने ड्रॉ किया हो। ठीक है, वेदर डीए वाज ड्रॉन फॉर 180 डेज और लेस इन द फर्स्ट स्टेशन, तो फर्स्ट स्टेशन पे जितने मर्जी डेज का डीए उन्होंने ड्रॉ करा और नेक्स्ट स्टेशन पर डीए जो है वो फ्रेश स्टार्ट होगा। इफ बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग के दोनों कंपोनेंट सेम ही स्टेशन पर है, तो डीए वही नॉर्मल केस की तरह से 180 डेज के लिए ही एडमिसिबल होगा। फोर्थ पॉइंट है कि कोई एम्प्लॉय किसी ए स्टेशन पर ट्रेनिंग कर रहा है और विद इन द ट्रेनिंग एक बी स्टेशन पर उनको टूर के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग का स्टेशन ये है।
अब सपोज बी पर जो टूर था वो है 10 डेज का, तो ये 10 डेज उन्हीं 180 डेज के अंदर इंक्लूडेड होंगे ट्रेनिंग के अंदर, यानी 180 प्लस 10 डेज नहीं माना जाएगा। चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे स्टेशन पर है टूर के लिए, बट टूर जितने भी दिन का होगा उतने दिन उसके 180 डेज के अंदर काउंट होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, जितने भी दिन के लिए वो दूसरे स्टेशन पर जाएगा उतने दिन के लिए उनको डीए भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डीए तो 180 डेज के लिए मिलता ही है ना। अब उन 180 डेज में चाहे वो यहाँ पे रहे चाहे वो यहाँ पे रहे, डीए जो है डीए विल बी एडमिसिबल एट फुल रेट फॉर स्टे इन द टूरिंग स्टेशन। फाइन। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर बोथ आर इन द सेम सिटी, तो इन दैट केस ये गवर्नमेंट सर्वेंट टीए या फिर डीए जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है। नो टीए एंड डीए विल बी एडमिसिबल। सपोज उस गवर्नमेंट सर्वेंट का जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली है एंड ट्रेनिंग सेंटर इज ऑल्सो इन दिल्ली। नेक्स्ट 6 पॉइंट के अंदर है कि अगर सपोज उसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और ट्रेनिंग सेंटर चाहे दिल्ली से अर्बन एग्लोमरेशन के जितने भी एरियाज हैं जैसे गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद वगैरह, तो इसके अंदर भी चाहे कितनी भी दूर हो उनका ट्रेनिंग सेंटर, इन दैट केस ऑल्सो टीए और डीए विल नॉट बी एडमिसिबल टू दैट गवर्नमेंट सर्वेंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का कि एचआरए किस रेट पर मिलेगा। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेनिंग पर किसी दूसरी सिटी में जाता है दिल्ली से सपोज, तो इन दैट केस वो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो एचआरए है वो दिल्ली के रेट्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ना कि उस सिटी के अकॉर्डिंग जहां पर उसकी ट्रेनिंग है। इवन आफ्टर 180 डेज, देखो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 180 डेज के बाद डीए जो है वो एडमिसिबल नहीं होगा। नो डीए विल बी एडमिसिबल आफ्टर 180 डेज। तो इन दैट केस एचआरए तो तब भी एडमिसिबल रहेगा, और हेडक्वार्टर पर जो एचआरए के रेट है, यानी हेडक्वार्टर जिस सिटी में है उस गवर्नमेंट सर्वेंट का, उस सिटी के रेट्स के अकॉर्डिंग ही उसको एचआरए एवरी टाइम एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अब हैंडबुक का, टीए ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर। अब यहाँ पे क्योंकि टेम्परेरी लिखा है तो टेम्परेरी मीन्स इसका सीधा कनेक्शन है 180 डेज से। 180 डेज से कम पीरियड के लिए अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है, किसी दूसरी जगह पे डेप्यूट किया गया किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो इन दैट केस उसको टेम्परेरी ट्रांसफर माना जाएगा। और इन द केस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर, जो जर्नी है गवर्नमेंट ऑफिसर की फ्रॉम हेडक्वार्टर टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहां पर भी उनको डेप्यूट किया गया है कुछ दिन के लिए, तो हेडक्वार्टर से डेप्यूटेड जगह तक की जर्नी और उस डेप्यूटेड जगह से वापस हेडक्वार्टर तक की जर्नी, उसको एज ऑन टूर माना जाएगा। तो टीए ऑन टूर उनको एज इट इज मिलेगा, जो हमने पीछे माइलेज अलाउंस पढ़ा था। ठीक है। और इसके बाद है, इसके अलावा इनको डीए विल ऑल्सो बी ग्रांटेड फॉर फर्स्ट 180 डेज। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 180 डेज तक की डेप्यूटेशन के लिए डीए जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इस तरीके के ट्रांसफर्स के लिए ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल नहीं होता। हम ज्वाइनिंग टाइम रूल अलग से पढ़ेंगे, बट ज्वाइनिंग टाइम जो है वो टेम्परेरी ट्रांसफर के केस में एडमिसिबल नहीं होता है। ठीक है। जितना एक्चुअल ट्रांजिट टाइम है, यानी हेडक्वार्टर से डेप्यूटेड जगह तक जाने के लिए जितना एक्चुअल में जो टाइम लगेगा, अगर वो ट्रेन से जा रहे हैं या प्लेन से जा रहे हैं अपने एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो भी एक्चुअल ट्रांजिट टाइम लगेगा उसको वो ही अलाउड होगा सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नो एडवांस ऑफ पे इज एडमिसिबल। वैसे भी एडवांस ऑफ पे जो है वो एबॉलिश हो चुका है ऑलरेडी, तो इस केस में एडवांस ऑफ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज, ठीक है, मोर देन 180 डेज पे ट्रांसफर होने पर इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने टीए क्लेम किया है, टीए क्लेम ऑन ट्रांसफर की तरीके से उसने टीए क्लेम कर लिया है। ठीक है। ऑफकोर्स जब टीए क्लेम ऑन ट्रांसफर होता है तो वो ज्यादा अमाउंट होती है रादर देन टीए क्लेम ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर। ठीक है। जब टीए क्लेम फॉर ट्रांसफर होता है तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सीटीजी क्लेम कर सकता है, एंड उसकी फैमिली के लिए भी पूरा कंप्लीट क्लेम वो कर सकता है टीए के लिए। ठीक है। बट सपोज किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर करने के बाद ये डिसाइड होता है कि उनका जो ट्रांसफर है उसको टेम्परेरी ट्रांसफर ही ट्रीट करना है, एंड इट इज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 100 डेज। तो जब 100 डेज के पीरियड के लिए ट्रांसफर हुआ तो उसको तो टेम्परेरी ट्रांसफर बोलेंगे अब। बट वो गवर्नमेंट सर्वेंट नॉर्मल ट्रांसफर को लेके अपनी बाकी चीजें क्लेम कर चुका होगा, तो इन दैट केस, क्योंकि ऑर्डर बाद में निकला था और डिसीजन जो है वो बाद में हुआ है, तो इन दैट केस जो भी उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने टीए क्लेम ओरिजिनली दिया होगा और जो भी उनको टीए क्लेम अलाउ किया होगा स्टार्टिंग में ट्रांसफर होते टाइम, उस टीए क्लेम को चेंज नहीं किया जाएगा, शुड नॉट बी चेंज्ड। ठीक है। चाहे उन्होंने ज्यादा क्लेम कर लिया हो,
तो इट शुड नॉट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑफिशियल। उसको ऑफिशियल के डिसएडवांटेज पर नहीं चेंज किया जाएगा। दैट मीन्स अगर उनको ज्यादा पेमेंट हो गई है टीए क्लेम की तो उसको रिकवर नहीं किया जाएगा इन दिस केस। वाई सो? बिकॉज जब पहला ऑर्डर निकला था वो गवर्नमेंट सर्वेंट ने तो उस ऑर्डर के हिसाब से भाई अपना टीए क्लेम किया है। अब नेक्स्ट ऑर्डर तो बाद में निकला है ना, दिस ऑर्डर हैज बीन इशूड लेटर कि उसको 100 डेज के लिए ही डेप्यूट किया गया है, ये डिसीजन पहले तो हुआ नहीं था। तो इन दैट केस इस गवर्नमेंट सर्वेंट की तो कोई गलती नहीं हुई अगर उन्होंने टीए क्लेम पहले वाले ऑर्डर के हिसाब से किया है। तो दूसरे वाले ऑर्डर के हिसाब से अगर टीए क्लेम उनका कम भी बनता है, लेस भी बनता है, तो इन दैट केस कोई रिकवरी नहीं होगी। दैट मीन्स उनका जो टीए क्लेम है जो ओरिजिनली अलाउ किया गया था उसको डिसएडवांटेज पर चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो पिछले वाले पॉइंट का कंप्लीट रिवर्सल है और इसके अंदर है कि सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का पहले टेम्परेरी ट्रांसफर किया जाता है फॉर 100 डेज या फिर लेस देन 180 डेज, बट देन ऑर्डर्स को रिवाइज किया जाता है कि नहीं ये 180 डेज के से ज़्यादा के लिए है ट्रांसफ़र। ठीक है, पहले ये ऑर्डर निकला और उसके बाद ये ऑर्डर निकलता है कि नहीं 100 डेज के लिए नहीं है ये ट्रांसफ़र, ये 180 डेज से ज़्यादा के लिए है। ठीक है, बियॉन्ड 180 डेज है। तो इन दैट केस अब क्योंकि ये बियॉन्ड 180 डेज का ऑर्डर है तो दिस गवर्नमेंट सर्वेंट विल नाउ बी एंटाइटल्ड फॉर ट्रांसफर टीए क्लेम। ट्रांसफर टीए के अंदर जो भी चीज़ें मिलती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि सीटीजी कैसे मिलता है, सीटीजी कैसे कैलकुलेट होता है। हाउएवर वो मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, बट स्टिल वी विल रिवाइज इट वंस अगेन। बट इस पॉइंट पर आते हैं। देखो सपोज इस गवर्नमेंट सर्वेंट को अब 180 डेज से ज़्यादा के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है एंड ऑर्डर्स जो इशू हैं वो लेटर ऑन इशू हुए हैं। तो इन दैट केस सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट ने 100 डेज के अकॉर्डिंग अपना टीए क्लेम कर लिया था, सपोज 20,000 रुपये। ठीक है, तो जब ऑर्डर्स रिवाइज हुए और उनको प्रॉपरली ट्रांसफर किया गया फॉर मोर देन 180 डेज, तो इन दैट केस ट्रांसफर टीए के हिसाब से इनका क्लेम बन जाता है 40,000 रुपीज़ का। तो ये जो 20,000 रुपये हैं वो इन 40,000 रुपीज़ के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी के रिमेनिंग जो अमाउंट है वो इस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि डीए किस दिन तक एडमिसिबल होगा उसके लिए। जो डेली अलाउंस होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, डेली अलाउंस, होटल, ट्रैवल और फूड के चार्जेस, ये जो तीनों चीज़ें रिम्बर्स होती हैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, वो किस दिन तक एडमिसिबल होंगी। तो जिस दिन उस गवर्नमेंट सर्वेंट का रिवाइज ऑर्डर निकला होगा कि पहले 100 डेज का निकला था, तो सेकंड ऑर्डर जिस दिन निकला जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि 100 डेज से ज़्यादा का इन गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर डेट तक उस गवर्नमेंट सर्वेंट को डीए मिलेगा सॉरी, और उससे आगे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीए ऑन ट्रांसफर। सबसे पहले ये जो ट्रांसफर वर्ड है ये कहाँ पर डिफाइन हुआ है? ये डिफाइन हुआ है SR2 के 18th पॉइंट पर। ठीक है, और वो पॉइंट मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। ट्रांसफर मीन्स मूवमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की मूवमेंट उसके हेडक्वार्टर स्टेशन से, जहाँ पर कि वो एम्प्लॉयड था, उस हेडक्वार्टर स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है या फिर ये जो ट्रांसफर है ये किस वजह से हो सकता है? दो इसके उन्होंने बताए हैं सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन है टू टेक अप द ड्यूटी ऑफ न्यू पोस्ट। हो सकता है उस गवर्नमेंट सर्वेंट का जो है वो प्रमोशन हो गया है तो किसी दूसरी पोस्ट को होल्ड करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट ने टेक्निकली रिजाइन किया है और फिर उन्होंने दूसरी पोस्ट होल्ड किया है, तो इन दैट केस नई पोस्ट को होल्ड करने के लिए। और दूसरा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चेंज ऑफ हिज हेडक्वार्टर। नॉर्मली भाई उनको किसी पर्टिकुलर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया, सेम पोस्ट पर किसी रीजनल ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया, तो वो रीजनल ऑफिस जहां पर होगा अब वो उनका न्यू हेडक्वार्टर होगा, तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चेंज ऑफ हिज हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिसिबिलिटी। किस चीज की एडमिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टीए ऑन ट्रांसफर की एडमिसिबिलिटी। किस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये टीए मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है एंड दैट ट्रांसफर इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हुआ है, तो इन दैट केस द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी इंटाइटल्ड टू टीए ऑन ट्रांसफर। इस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर हुआ है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? सपोज किसी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के पूरे इंडिया के अंदर 4 सिटीज में ऑफिस हैं, A, B, C और D, 4 सिटीज हैं जिसमें इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं, और A में कंप्लीटली वैकेंसी फिल्ड है, B में कंप्लीटली फिल्ड है, C में कंप्लीटली फिल्ड है, बट D में स्टाफ क्रंच है। ठीक है, कि वहां पर 10 पोस्ट के बदले 5 ही बंदे काम कर रहे हैं। तो इन दैट केस ये D वाला जो इसका डिपार्टमेंट है
डी वाला जो ऑफिस है वो उस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरी जो ये 5 वैकेंसी है इसको फिल कर दो क्योंकि यहाँ पे काम नहीं चल पा रहा। तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाने के लिए इन 5 पोस्ट पे किसी बंदों को हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो दिस इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल नहीं रहा है या ऑफिस का काम ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो इन दैट केस हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर 5 पोस्टें फिल की हैं, जिनका भी अब यहाँ पे इन 5 पोस्ट पे ट्रांसफर होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट। बट अगर सपोज यहाँ पे वैकेंसीज फिल नहीं है या मीन फील्ड है, सपोज 10 में से 9 वैकेंसी फील्ड है और सिर्फ एक ही खाली है, बट यहाँ पे काम ठीक से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सपोज ऑफिस है आपका कहीं का, चंडीगढ़ का ऑफिस है। ठीक है, अब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका कि होम टाउन चंडीगढ़ है वो चाहता है कि भाई मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ भेज दिया जाए, और चंडीगढ़ में देखा हमने एक वैकेंसी है, बट इस ऑफिस ने रिक्वेस्ट नहीं किया है कि मेरी एक वैकेंसी को फिल किया जाए। अगर फिल कर दो तो भी ठीक है, बट ऐसा कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया है। बट इस गवर्नमेंट सर्वेंट का क्योंकि होम टाउन चंडीगढ़ है और इनके ग्राउंड्स को देखते हुए इनको चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया जाता है इस गवर्नमेंट सर्वेंट की खुद की रिक्वेस्ट पर, ऑन रिक्वेस्ट। तो इनकेस किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ओन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर होता है and the transfer is not for administrative convenience but only because of the convenience of the government employee, तो in that case इस government employee को TA on transfer नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट केस यहाँ पर दिया हुआ है कि सपोज यही है कि ABCD जो है 4 डिपार्टमेंट्स, 4 सिटीज के अंदर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के ऑफिसेज सिचुएटेड हैं, किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और किसी एक गवर्नमेंट सर्वेंट की पोस्टिंग ए सिटी के अंदर की गई है, बट इस ए सिटी के अंदर इस गवर्नमेंट सर्वेंट का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है, फुल टेन्योर हो गया है। सपोज 6 इयर्स का टेन्योर था यहाँ पर, अब 6 इयर्स का टेन्योर इन गवर्नमेंट सर्वेंट का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन दैट केस ही हैज टू बी ट्रांसफर्ड आउट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। भाई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है कि 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो ही हैज टू बी ट्रांसफर्ड आउट नाउ। तो इन दैट केस अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट को ये ऑप्शन दिया जाता है कि बी, सी या डी कोई सी एक लोकेशन पर इनको नेक्स्ट ऑफिस मिल जाएगा, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो खुद की चॉइस से डी वाला जो सिटी है वो चूज करते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इनको टीए ऑन ट्रांसफर मिलेगा। ठीक है, ही विल बी एंटाइटल्ड टू टी ऑन ट्रांसफर, चाहे इनको बी, सी और डी में से अपनी चॉइस की सिटी मिली है। अब ये टी ऑन ट्रांसफर क्यों मिलेगा? क्योंकि एनी हाउ इनका ट्रांसफर तो यहाँ से करना ही था, क्योंकि यहाँ पे टेन्योर पूरा हो चुका है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इनका ट्रांसफर तो सबसे पहले करना ही था। तो अब ट्रांसफर करते टाइम अगर इनकी चॉइस को कंसिडर कर लिया गया तो इन दैट केस भी इनको टीए ऑन ट्रांसफर मिलेगा, क्योंकि टेन्योर पूरा होने की वजह से इनका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल्स ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द प्लेस ऑफ देयर चॉइस, चाहे अपनी चॉइस की प्लेस पर वो पोस्टिंग मिल रही है उनको, स्टिल दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर टीए एंड ट्रांजिट। अब नेक्स्ट है ट्रांसफर टीए में एंटाइटलमेंट किस किस चीज की होती है, यानी कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इन दैट केस वो किस किस चीज के लिए एंटाइटल्ड होंगे। सबसे पहली चीज कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ये मैंने पार्ट 1 के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दोबारा से मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ कि जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है वो होता है 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे, और जो वो बेसिक पे होगी उसके अंदर कोई भी एड ऑन नहीं अलाउ होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था वहां पे मिलिट्री सर्विस पे है ना, या फिर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो बेसिक पे के अंदर ऐड होकर उसका 80% नहीं माना जाएगा, बट नॉर्मल जितनी भी बेसिक पे है उसी का 80% माना जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड सीटीजी या फिर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, 80% ऑफ बेसिक पे या फिर 100% ऑफ बेसिक पे। 80% ऑफ बेसिक पे मिलेगा नॉर्मल प्लेसेस के लिए, और 100% ऑफ बेसिक पे मिलेगा फॉर ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द आइलैंड टेरिटरीज। आइलैंड टेरिटरीज से अगर ट्रांसफर होता है जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, या फिर टू एंड फ्रो, ठीक है, अंडमान निकोबार से किसी नॉन आइलैंड टेरिटरी, अंडमान निकोबार से सपोज दिल्ली में ट्रांसफर होता है, या फिर दिल्ली टू अंडमान ट्रांसफर होता है, in both the cases 100% of basic pay will be granted as composite transfer grant। ठीक है, अब सीटीजी कब नहीं मिलेगा इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट थिंग तो हमें पता चल गया कि भाई उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है वो सीटीजी मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा,
ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली फॉर जर्नी बाय रेल स्टीमर एयर। जो भी एंटाइटलमेंट होगी उस गवर्नमेंट सर्वेंट की, उसी एंटाइटलमेंट से वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट प्लस उस गवर्नमेंट सर्वेंट की जो फैमिली है उनको जर्नी के लिए ट्रैवल एंटाइटलमेंट मिलेगा। तो सेकंड चीज इज ट्रैवल कौन से प्लेसेस में, जहां से ट्रांसफर हुआ है और जहां पर ट्रांसफर हुआ है वहां तक जाने के लिए उनका जो भी एंटाइटलमेंट होगा उस एंटाइटलमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी फैमिली दोनों के ट्रैवल का जो एंटाइटलमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड है, सपोज रेल की जर्नी का तो मिल गया, इसके बाद जर्नी बाय रोड। ये ट्रैवल हम बात कर रहे हैं ट्रेन से या बाय एयर। अब ट्रेन से और बाय एयर तक तो तुम स्टेशन तक ही पहुंचोगे या फिर एयरपोर्ट तक ही पहुंचोगे, उसके बाद की जर्नी जो है वो बाय रोड जर्नी करनी पड़ेगी, तो रोड माइलेज मिलेगी एज पर द एंटाइटलमेंट। इसके बाद अब क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट की सिटी पूरी चेंज हो गई है, सपोज दिल्ली टू लखनऊ किसी का ट्रांसफर हो गया, दिल्ली टू अहमदाबाद किसी का ट्रांसफर हो गया, तो वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कंप्लीटली अपना सारा सामान लेके दूसरी सिटी में जाएगा, तो उसके जो पर्सनल इफेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, यानी सारा सामान उसका ले जाने के लिए जो कॉस्ट है वो एंटाइटलमेंट के हिसाब से उस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा। तो कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, उसका सामान ले जाने के लिए। और पांचवी चीज है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय के पास गाड़ी है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, वट एवर इट इज, तो उस अपने एंटाइटलमेंट के हिसाब से जो भी मोड ऑफ कन्वेयंस उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास है वो उस मोड ऑफ कन्वेयंस को भी ट्रांसपोर्ट करने का, एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा है वो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पांचों चीजें हैं, ये ट्रांसफर टीए के लिए एप्लीकेबल होती हैं, एडमिसिबल होती हैं। अब देखो नेक्स्ट 4-5 लाइनों में बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं और उनको मैं पॉइंट वाइज अब बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कवर किया है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है। ठीक है। और सपोज उनकी ट्रांसफर डेट है 2/1/2024 यानी 2 जनवरी 2024, यह है ट्रांसफर डेट। ठीक है। तो भाई इस ट्रांसफर डेट पर गवर्नमेंट सर्वेंट का जो भी पे लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग एंटाइटलमेंट डिसाइड होगी। सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का 1 जनवरी 2024 को इंक्रीमेंट लगा है और उसी इंक्रीमेंट के चलते ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय एयर ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल हो गया है एंड ट्रांसफर हुआ है 2 तारीख को, तो भाई 2 को वो बाय एयर ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल हो गया ना गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इन दैट केस भाई सेकंड को जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उस दिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिस भी चीज के लिए एंटाइटल होगा, जिस भी तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर जो भी उनका एंटाइटलमेंट होगा वो ट्रांसफर डेट से गवर्न होगा। सेकेंड पॉइंट अब है नंबर ऑफ फेयर्स एडमिसिबल। नंबर ऑफ फेयर्स एडमिसिबल का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट है और साथ में उसके फैमिली मेंबर्स भी हैं, यानी सपोज उसका स्पाउस है और 2 बच्चे हैं, हो सकता है पेरेंट्स भी हो। ठीक है। तो इनकी जो डेट ऑफ जर्नी होगी, इस गवर्नमेंट सर्वेंट की जो डेट ऑफ जर्नी होगी, उस दिन जो भी फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स के ऊपर बेस होकर पता चलेगा कि भाई कितने नंबर ऑफ फेयर्स इसको मिलने वाले हैं इस गवर्नमेंट सर्वेंट को। ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है सिटी ए टू सिटी बी और फिर सिटी बी टू सिटी सी, और ये जो ट्रांसफर है ये विद इन 6 मंथ्स हो रहा है ये ट्रांसफर। फाइन। सबसे पहले मैं ये 6 मंथ्स की सिग्निफिकेंस यहाँ पे बता रही हूँ आपको। ये जो 6 मंथ्स की सिग्निफिकेंस है वो ट्रांसफर की डेट से होती है, यानी इस ट्रांसफर की डेट से विद इन 6 मंथ्स या फिर इस ट्रांसफर की डेट से विद इन 1 मंथ बिफोर, 6 मंथ्स लेटर एंड 1 मंथ बिफोर। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के फैमिली मेंबर्स ने ट्रैवल किया है सिटी ए टू सिटी बी, जहां पर भी उसका ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उन फैमिली मेंबर्स का जो ट्रैवल का खर्चा है, ट्रैवल का जो टीए है वो रिम्बर्स होगा, क्योंकि उन्होंने विद इन 6 मंथ्स या फिर 1 मंथ बिफोर, ठीक है, विद इन 1 मंथ बिफोर उन्होंने ट्रैवल करा है। फाइन। अब वापस आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट, ये स्पाउस और ये 2 बच्चे। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट तो ट्रांसफर होता ही अपनी नेक्स्ट वाली सिटी में चला गया, ए टू बी वो चला गया, बट ये लोगों ने अभी साथ में नहीं गए अभी, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा, अभी 6 महीने का टाइम बाकी है इनके लिए, तो ये थोड़ी टाइम बाद जाने वाले थे।
फाइन। बट गवर्नमेंट सर्वेंट तो पहले चले गया और फिर वहां पे जाके 1 महीने बाद पता चला कि भाई इनका जो है वो ट्रांसफर B to C हो गया है। फाइन, तब तक इन लोगों ने यहाँ से जर्नी शुरू नहीं करी थी, तो अब ये जर्नी बाद में शुरू करने वाले हैं, विद इन आफ्टर 1 मंथ ये जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो ये जर्नी कहाँ की करेंगे? ऑफकोर्स सीधे C तक की जर्नी करेंगे ना। तो कितने फेयर कहाँ से एडमिसिबल है वो डेट ऑफ जर्नी पे पता चलेगा कि भाई डेट ऑफ जर्नी पे क्या फैक्ट्स हैं हमारे। तो डेट ऑफ जर्नी पर फैक्ट ये था कि भाई इनको B पर नहीं जाना है, इनको तो C पर जाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको फेयर मिलेगा, नंबर ऑफ फेयर्स। ठीक है, ये इसका मतलब ये है यहाँ पे कि दैट विल बी डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू द फैक्ट्स ऑन द डेट ऑफ जर्नी। इसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि नो ट्रैवलिंग अलाउंस इट इज एडमिसिबल फॉर एनी मेंबर एडेड टू द फैमिली आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी इस डेट ऑफ ट्रांसफर की एक सिग्निफिकेंस और है, यानी 2/1/2024 के बाद, इस दिन तो ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट सर्वेंट का। अब इस डेट के बाद अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में कोई भी एडिशन होता है, उसकी शादी होती है या फिर एक बेबी और हो जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस उसका जो टीए होगा, जो भी एडिशन हुआ होगा फैमिली मेंबर का, उसका उसके रेस्पेक्ट में टीए नहीं मिलेगा। ठीक है, नो टीए इज एडमिसिबल फॉर एनी मेंबर एडेड टू द फैमिली आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्रूशियल डेट है 1 जुलाई 2017। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि 1 जुलाई 2017 से पहले ही ट्रांसफर हुआ है अगर, ट्रांसफर बिफोर, और चार्ज एजम्पशन भी इस डेट से पहले ही हुआ है, चार्ज एजम्पशन भी प्रायर है और ट्रांसफर भी प्रायर है, तो इन दैट केस एम्प्लॉय को जो सीटीजी मिलेगा वो प्री रिवाइज स्केल ऑफ पेपर मिलेगा, यानी 7 CPC के इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो उसकी स्केल ऑफ पे रही होगी उसके अकॉर्डिंग उसको सीटीजी मिलेगा। हाउएवर अगर इस डेट के बाद उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपना सामान भिजवाया, यानी उसका जो पर्सनल इफेक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो इस डेट के बाद शिफ्ट हुआ है, तो जो ये पर्सनल इफेक्ट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एंटाइटलमेंट है वो रिवाइज रेट पर होगा। ठीक है, यानी ट्रांसफर तो पहले हो गया और चार्ज भी पहले एज्यूम कर लिया इन्होंने, तो इन दैट केस सीटीजी प्री रिवाइज स्केल ऑफ पेपर, और 1/7/2017 के बाद अगर कुछ भी हुआ है, या तो उसके पर्सनल इफेक्ट का ट्रांसपोर्टेशन या फिर उस पर्सन ने खुद 1/7/2017 के बाद ही चार्ज एज्यूम किया है। देखो ट्रांसफर का ऑर्डर 1/7/2017 से पहले का है, लेकिन चार्ज एजम्पशन ऑन या आफ्टर इस डेट के बाद का है, तो सीटीजी और पर्सनल इफेक्ट्स वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब कुछ 1/7/2017 के बाद जो प्री रिवाइज, सॉरी नॉट प्री रिवाइज, जो रिवाइज रेट्स होंगे उस पर मिलेगा। देखो हमने पढ़ा कि टीए ऑन ट्रांसफर के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे सीटीजी होता है, ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स होती हैं सेल्फ और फैमिली दोनों के लिए, नेक्स्ट अपने पर्सनल इफेक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कन्वेयंस वगैरह, है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब इन एडिशन इन सब के अलावा भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका कि ट्रांसफर हुआ है सिटी ए से सिटी बी में, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को एक एडिशनल फेयर मिलता है अगर अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी फैमिली ए सिटी में ही छोड़नी पड़ रही है, और ए सिटी में फैमिली को छोड़ने का रीजन अगर ये है कि बी सिटी के अंदर गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। अब बिकॉज गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं ले जा सकता बी सिटी पे। ठीक है, तो उसको बी सिटी के अंदर क्योंकि रहने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा तभी वो अपनी फैमिली को साथ लेके जाएगा। तो इन दैट केस व्हेन गवर्नमेंट अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल इन द ट्रांसफर्ड सिटी, तब गवर्नमेंट सर्वेंट को एक एडिशनल फेयर के लिए एंटाइटलमेंट मिलता है बाय द एंटाइटल क्लास। ठीक है, रीजन यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, if he has to leave the family behind due to non availability of government accommodation at new place of posting। फाइन, लेकिन यहीं पर एक केस मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो था वो अवेलेबल था बट गवर्नमेंट सर्वेंट ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट, कि उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन पसंद नहीं आया तो इसलिए उसने गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेने से रिफ्यूज कर दिया, तो इन दैट केस ये एडिशनल फेयर नहीं मिलेगा बिकॉज द थिंग वॉज अवेलेबल बट एक्चुअली में ही रिफ्यूज्ड, तो इन दैट केस ये एडिशनल फेयर जो है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल हु कुड नॉट टेक फैमिली मेंबर्स अलोंग विद हिम ऑन देयर सेकंड ट्रिप। अगर किसी भी जेन्युइन रीजन की वजह से सेकंड ट्रिप के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय
अपनी फैमिली को नहीं ले जा पाता नेक्स्ट न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, तो तब भी उसको एक एडिशनल फेयर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, an employee whose family does not accompany him to the new station while joining on transfer has an option to claim for him। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय का ए से लेके बी सिटी में ट्रांसफर हुआ है। हम यहाँ पर अब एडिशनल फेयर वाले कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन है कि नहीं है। ठीक है, सपोज वो एडिशनल फेयर के लिए एंटाइटल्ड नहीं है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी ये केस नहीं बनता उसका। तो इन जनरल केसेस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास क्या ऑप्शन होते हैं? तो गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऑप्शन नंबर 1 है कि वो ए टू बी जब अकेला गया है तो उस वाली जर्नी का टीए क्लेम कर ले। ये ऑप्शन नंबर 1 है, अलोन जर्नी वाला, अलोन जर्नी का टीए क्लेम कर ले। या फिर जो अपनी फैमिली को वो पीछे छोड़ के गया था और फिर बाद में फैमिली को लेने आया है, सब्सिक्वेंटली जब वो फैमिली को लेके जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर 2 है कि जब वो फैमिली के साथ जाए तब भी वो अपना वाला जो टीए है वो क्लेम कर सकता है। तो अलोंग विद फैमिली जो जर्नी हुई है उस टाइम का टीए भी क्लेम कर सकता है, या फिर जो अकेले वो गया था फर्स्ट टाइम ए टू बी सिटी में आफ्टर ट्रांसफर, उसका भी टीए क्लेम कर सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज को क्लेम कर सकता है। दिस इज रिटन इन दिस पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, अब एट द सेम स्टेशन अगर ट्रांसफर होता है तो इसको हम वैसे पार्ट 1 में, टीए पार्ट 1 के वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन ओनली। सो अगर सेम स्टेशन पे किसी का ट्रांसफर होता है और उसके अंदर चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व नहीं है, यानी नई ए से बी जगह पर ट्रांसफर हुआ है और उसका रेजिडेंस किसी सी जगह पर है, तो वो जैसे सी से ए पे कम्यूट कर रहा था वैसे सी से बी पे कम्यूट कर लेगा। ठीक है, दिस इज रेजिडेंस। तो उसको अपना घर बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो इन दैट केस टीए का कोई भी कंपोनेंट इस गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जस्ट बिकॉज कि उसका ट्रांसफर हुआ है और देयर इज अ कंपल्सरी चेंज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफर होने की वजह से ही सिर्फ उसको रेजिडेंस अपना चेंज करना पड़ा है, तो इन दैट केस उसको ये सारी चीजें एडमिसिबल होगी। फर्स्ट थिंग, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वेयंस फॉर सेल्फ एंड फैमिली लिमिटेड टू रोड माइलेज। अब देखो सेम स्टेशन पर ही है, एक जगह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे तो जाना नहीं है, तो कोई ट्रेन जर्नी या कोई एयर जर्नी तो इसके अंदर है ही नहीं एडमिसिबल। तो क्या एडमिसिबल है? रोड माइलेज। ठीक है, बाय रोड जो ट्रैवल करा उसने, उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वेयंस सेल्फ के लिए भी और फैमिली के लिए भी, जितना रोड माइलेज उसके एंटाइटलमेंट के हिसाब से होगा वो मिल जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को। दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, अपना सामान इधर से उधर ले जाने का खर्चा, वो भी मिल जाएगा सब्जेक्ट टू द प्रेस्क्राइब लिमिट्स। अब ये लिमिट्स है कि भाई पर्सनल सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो किस लेवल पे कितना मिलता है, तो उन लिमिट्स के अंदर अंदर उसको मिल जाएगा। थर्ड थिंग, उसको सीटीजी मिलेगा 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। पीछे हमने पढ़ा था कि सीटीजी जो होता है वो नॉर्मल ट्रांसफर के केस में 80% ऑफ बेसिक पे के हिसाब से मिलता है, और इस केस में जब ट्रांसफर एट द सेम स्टेशन है और जिसके अंदर कंपल्सरी चेंज ऑफ रेजिडेंस करना पड़ा उसे, तो इस अमाउंट का 1/3 उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिटवीन टू स्टेशन विद इन द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 20 किलोमीटर। दैट मीन्स कि ट्रांसफर ए टू बी हुआ है, सिटी तो चेंज हो गई, ये सिटी ए है और ये सिटी बी है, बट इनमें डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम का ही है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर उसका रेजिडेंस सी पर है तो सी से ए पे कम्यूट कर रहा था, सी से बी पर भी कम्यूट कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिडेंस जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इन दैट केस कोई टीए नहीं मिलेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर उसको रेजिडेंस चेंज करना पड़ा है, अगर इफ चेंज ऑफ रेजिडेंस इज इन्वॉल्व, यानी इसके बदले उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट ने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया ताकि यहाँ से इजी पड़ेगा उसको जाने में, है ना। तो क्योंकि चेंज ऑफ रेजिडेंस एक्चुअली इन्वॉल्व है, तो फुल ट्रांसफर टीए के अंदर जो भी चीजें हैं, यानी ए सिटी से बी सिटी पे जाने का जो ट्रैवल इंटाइटलमेंट है सेल्फ और फैमिली के लिए, पर्सनल इफेक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस का ट्रांसपोर्टेशन, फुल ट्रांसफर टीए जो हमने पीछे पढ़ा था वो सब अलाउ होगा। और सीटीजी जो अलाउ होगा वो अगेन 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे, यानी जितना सीटीजी का इंटाइटलमेंट नॉर्मल ट्रांसफर पे बनता है जब 20 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसका 1/3 मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रांसफर्ड।
ए सिटी से बी सिटी पे ट्रांसफर हुआ है, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, ठीक है। तो इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि इन दोनों का जो ट्रांसफर है, इन दोनों के ट्रांसफर के बीच में मोर देन 6 मंथ्स का गैप है, मोर देन 6 मंथ्स का गैप है। तो फर्स्ट केस के अंदर जब मोर देन 6 मंथ्स का गैप है तो दोनों को अपना अलग अलग एंटाइटलमेंट, फुल एंटाइटलमेंट मिलेगा, फुल सीटीजी मिलेगा दोनों को अलग अलग, ठीक है। सेकंड केस है कि हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों के ट्रांसफर के बीच में 60 डेज से ज्यादा का गैप है, मोर देन 60 डेज बट लेस देन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर दोनों का ट्रांसफर हो जाता है, बट दोनों के ट्रांसफर में 2 महीने से ज्यादा का फर्क है, ठीक है। मोर देन 60 डेज और लेस देन 6 मंथ्स अगर इनका ट्रांसफर होता है तो इन दैट केस सपोज हस्बैंड का पहले ट्रांसफर हुआ तो हस्बैंड को तो फुल सीटीजी मिलेगा, लेकिन और वाइफ का बाद में ट्रांसफर हुआ है आफ्टर 60 डेज बट विद इन 6 मंथ्स, तो वाइफ को 50% ऑफ सीटीजी मिलेगा। और सीटीजी क्या होता है? 80% ऑफ बीपी, बेसिक पे। तो 80% ऑफ बेसिक पे का 50% वाइफ को मिलेगा, यानी जो भी स्पाउस लेटर ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन तीसरा केस है अब कि ए टू बी ट्रांसफर हो रहा है, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी। अब ये ट्रांसफर है विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज दोनों का ही ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। यानी अगर सपोज हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ 1 अप्रैल को और वाइफ का ट्रांसफर हो गया 1 मई को, सेम ईयर के अंदर, तो विद इन 60 डेज दोनों का ट्रांसफर हो गया, तो इन दैट केस हस्बैंड को फुल सीटीजी मिलेगा और वाइफ को 50% ऑफ सीटीजी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि फुल सीटीजी सिर्फ एक ही बंदे को मिलेगा जिसका भी पहले ट्रांसफर हुआ है, फाइन। However, both the transfers are ordered within 60 days. The second transfer grant of 50% is not admissible. अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ फैमिली। हम पीछे इतनी बार बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट का ए टू बी में ट्रांसफर हुआ है सिटी में, और गवर्नमेंट सर्वेंट खुद तो चला गया, फैमिली इज लेफ्ट बिहाइंड। तो भाई इस फैमिली के अंदर आता कौन कौन है? फाइन, सबसे पहले तो स्पाउस तो आएगा ही आएगा, स्पाउस रिजाइडिंग विद द एम्प्लॉय एंड नीड नॉट बी डिपेंडेंट, फाइन। एंड उन्होंने क्लैरिफाई किया है यहाँ पे कि ओनली वन वाइफ इज इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली, फाइन। इसके बाद है नेक्स्ट, लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट। अब आगे क्लैरिफाई किया है कि इन चिल्ड्रन के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो सकता है। देखो चिल्ड्रन तो है ही है, स्टेप चिल्ड्रन भी है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रह रहे हैं, एंड दोज हु आर होली डिपेंडेंट। होली डिपेंडेंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल जरूर होनी चाहिए। अब इन चिल्ड्रन के अंदर क्या मेजर सन आएगा कि नहीं आएगा? तो यस इट विल कम, ही विल कम, आई मीन दैट मीन्स 18 एंड अबव अगर कोई बेटा है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का बट ही इज होली डिपेंडेंट, ठीक है, लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड, चाहे अडॉप्टेड बच्चे भी हैं, चाहे विदाउट डॉटर्स हैं, ठीक है, अगर वो साथ में रह रहे हैं एंड होली डिपेंडेंट। देखो उन्होंने बार बार लिखा है तो 2 ही कंडीशन है, पहली चीज रिजाइडिंग एंड दूसरी चीज होली डिपेंडेंट। देन रेस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन, बस 2 ही बच्चों तक का मिलेगा, चाहे तीसरा बच्चा लेजिटिमेट है, स्टेप चिल्ड्रन है, रिजाइडिंग भी है, होली डिपेंडेंट भी है, बट द क्लेम विल बी लिमिटेड टू रेस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन ओनली, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये रिस्ट्रिक्शन कब से है? 1 जनवरी 1999 से। बट ऑफ कोर्स भाई एक जब कट ऑफ डेट आपने डिसाइड की है तो कुछ लोग कट ऑफ डेट से पहले भी फॉल कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का के जो बच्चे हैं उनके बच्चे इससे एक दिन पहले 31 दिसंबर 1998 तक अगर किसी के पास मोर देन 2 चिल्ड्रन है तो उनका रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई 1 जनवरी 1999 से। तो यानी 99 से पहले ही अगर किसी के पास 3 बच्चे हैं तो उनको तो तीनों का मिलेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि भाई अगर सपोज इसके बाद किसी को बेबी होता है, पहले इनके पास 1 बेबी था बट इस डेट के बाद अगर नेक्स्ट बर्थ के अंदर ट्विंस हो जाते हैं, फाइन, तो उनके केस में भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये अप्लाई नहीं होती। डज नॉट अप्लाई ऑल्सो टू द एम्प्लॉयज विद नो और 1 चाइल्ड ऑन 31/12/98 बट नेक्स्ट कंफाइनमेंट रिजल्टिंग इन मल्टीपल बर्थ,
ठीक है, अब उनकी क्या गलती भाई, ट्विंस हो गए तो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मैरिड डॉटर भी चिल्ड्रन में काउंट होगी, बट अगर वो डाइवोर्स्ड है या अबैंडन्ड है या फिर सेपरेटेड है। अगेन दो कंडीशन इसमें भी है, या एक तो रिजाइडिंग और दूसरा फाइनेंशियली डिपेंडेंट। ठीक है, ये तो ये दोनों कंडीशन हर तरीके के बच्चों पे जो है एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है अब पेरेंट्स वगैरह। अभी तक हमने देखा कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, स्पाउस को। ऑफ कोर्स स्पाउस तो फैमिली मेंबर में ऐड होना ही होना है। नेक्स्ट हमने देखा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में भी चाहे मेजर सन है, ठीक है, विदाउट डॉटर भी है। कंफ्यूजन कहां पर होती है, जब आ जाएगा कि हम मैरिड डॉटर है, बट शी इज डाइवोर्स, सेपरेटेड या फिर अबैंडन्ड, जो भी है, इन सब के लिए क्या कंडीशन है, रिजाइडिंग एंड डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट। थर्ड आता है फिर पेरेंट्स का नंबर। अब पेरेंट्स के अंदर देखो उन्होंने लिखा है पेरेंट्स या फिर स्टेप मदर। स्टेप फादर नहीं लिखा है यहाँ पे, उसके लिए फिफ्थ पॉइंट पढ़ सकते हैं, स्टेप फादर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। ठीक है, क्लियर कर दिया उन्होंने यहाँ पे कि खाली स्टेप मदर क्यों लिखा है। पेरेंट्स के बाद अब कौन आएगा, भाई बहन आएंगे, है ना, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इसके अंदर सिस्टर्स के लिए कंडीशन है कि दे शुड बी अनमैरिड, और ब्रदर के लिए कंडीशन है कि माइनर 18 बिलो। ठीक है, और दो कंडीशन तो जो है ही वो तो कॉमन है, रिजाइडिंग एंड होली डिपेंडेंट। ये दो कंडीशन तो पहले से चलती आ रही है। बेसिकली बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर मेजर ब्रदर्स, मेजर सन अलाउड है बट मेजर ब्रदर अलाउड नहीं है। ठीक है, 18 प्लस ब्रदर्स अलाउड नहीं हो सकते, बट 18 प्लस सन अलाउड हो सकता है। भाई जब तक उसकी जॉब नहीं लगी तो कंप्लीटली डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पर ही रहेगा। तो इन दैट केस ये सारी जो फैमिली की डेफिनेशन है हम सिर्फ टीए के एंटाइटलमेंट के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सिस्टर्स में मैंने बताया कि भाई अनमैरिड सिस्टर्स है, तो क्या विदाउट सिस्टर जो है उनको एडमिसिबल होगा, यस और नो। तो रिजाइडिंग विद एंड अगेन होली डिपेंडेंट। ठीक है, तो रिजाइडिंग और होली डिपेंडेंट तो ठीक है। अब यहाँ पर एक उन्होंने ब्रैकेट में एक पॉइंट और दे दिया, प्रोवाइडेड देयर फादर। देखो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की सिस्टर है, और ये इनके फादर हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्टर है शी इज विदाउट, विडो सिस्टर है, तो विल शी बी काउंटेड एज अ फैमिली मेंबर और नॉट। तो उनके लिए दो कंडीशन तो है ही है कि रिजाइडिंग एंड डिपेंडेंट। बट अगर फादर इज गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के फादर उनकी फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो फादर जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो होली डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो विडो सिस्टर है वो भी फैमिली में नहीं आएंगी। बट अगर ये जो फादर है वो खुद भी फैमिली में वो खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर ही डिपेंडेंट है, तो विडो सिस्टर भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंट मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ वाइफ और हस्बैंड द नेसेसरी कंडीशन इज रिजाइडिंग विद। सिर्फ वाइफ और हस्बैंड के केस में एक कंडीशन लगती है कि रिजाइडिंग विद, और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये तो हम ऊपर अब 5-6 बार पढ़ चुके हैं कि रिजाइडिंग विद भी होना चाहिए और होली डिपेंडेंट भी होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि रिजाइडिंग और होली डिपेंडेंट। अब यहाँ पर रिजाइडिंग वाली सिचुएशन के अंदर एक दूसरी सिचुएशन बताई है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के चिल्ड्रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और इस वजह से वो अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, यानी एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ये बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ नहीं रह रहे हैं, तो क्या इनको टीए मिलेगा। इसके लिए देखो SR 116 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 11 पढ़ते हैं। A question was raised whether children of government servant who are studying in education institution and who are not actually residing with their parents at the time of transfer, लेकिन बट बाद में वो वेकेशन स्पेंड करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो वेकेशन स्पेंड करने के लिए कहाँ पर आएंगे, ऑफ कोर्स नई लोकेशन पर ही आएंगे अगर ट्रांसफर हुआ है तो इन दैट केस क्या उन बच्चों को, क्या वो चिल्ड्रन मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा अंडर डेफिनेशन ऑफ फैमिली, जो अभी हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है,
तो यस इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि दे मे बी सो ट्रीटेड, कि यस उनको गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली मेंबर ही माना जाएगा, प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशन, सारी बाकी की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो दे मे बी सो ट्रीटेड and that on transfer of government servant from one station to another usual traveling allowance for journey of children may be allowed, ठीक है। क्लियर कट इसके अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे अलग अगर रह रहे हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, देन गवर्नमेंट सर्वेंट का कहीं पर ट्रांसफर हो जाता है ए सिटी टू बी सिटी, तो क्या जब बच्चे वेकेशन पर यहाँ पर आएंगे तो इनको एज अ मेंबर ऑफ फैमिली ट्रीट किया जाए या ना किया जाए, तो उसका आंसर इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि येस दे मे बी सो ट्रीटेड, तो येस उनको ट्रीट किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ फैमिली, एंड इस यहाँ से लेके यहाँ तक आने का उनको टीए भी मिलेगा, यूजुअल ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा फॉर द जर्नी, प्रोवाइडेड बाकी की कंडीशन जो है वो ग्रांट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए फुलफिल होनी चाहिए। दैट मीन्स बच्चों के लिए बाकी की कंडीशंस क्या थी, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था चिल्ड्रन के बारे में, व्हेन चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ फैमिली, कि मेंबर ऑफ फैमिली में कौन से बच्चे जो है वो काउंट होंगे, लेजिटिमेट चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, रिजाइडिंग होली डिपेंडेंट, इसके अंदर मेजर सन भी आ जाएंगे, और फिर मोर देन 2 चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 चिल्ड्रन तक का टीए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तो इन दैट केस जो बच्चे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दूर पढ़ रहे हैं उनको भी टीए मिल जाएगा ऑन ट्रांसफर। नेक्स्ट है अवार्ड्स। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी चाइल्ड का लीगल गार्जियन बनता है अंडर गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890, तो ये जो बच्चा है ही विल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स चाइल्ड, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट का जो नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन होंगे उसी के तरीके से इस वार्ड को भी ट्रीट किया जाएगा, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट उस बच्चे को ट्रीट करता है एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली और थ्रू अ स्पेशल विल उस बच्चे को वो सेम स्टेटस दे जैसे कि नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन को मिलता है, तो इन दैट केस ये जो वार्ड है इसको भी एज अ चिल्ड्रन एज अ चाइल्ड ही माना जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट का, ठीक है। और ये कहाँ पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 1 अंडर SR 2 8, ठीक। इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द टर्म चिल्ड्रन विल नाउ ऑन इंक्लूड children taken as wards by government servants under Guardian and Ward Act 1890, provided such a ward lives with a government servant, आगे ना वही वाली कंडीशन ही residing with and is treated as a member of family provided गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो स्पेशल विल के थ्रू उस वार्ड को सेम स्टेटस दे जो कि नेचुरल बॉर्न चाइल्ड को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट, ये दूसरी कंडीशन है ना, बार बार हम दो ही कंडीशन पढ़ रहे हैं, लिविंग विद, रिजाइडिंग विद या फिर होली डिपेंडेंट। तो ये जो डिपेंडेंट वर्ड है इसकी क्या डेफिनेशन है, हम कब बोलेंगे कि द पर्सन इज होली डिपेंडेंट, चाहे वो पेरेंट्स है, ठीक है, या फिर वो डॉटर है या एनीवन। द इनकम लिमिट फॉर डिपेंडेंसी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन दैट इज 3500 पर मंथ, और ये 3500 की जगह अब है 9000 पर मंथ, यानी इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज से मिला के अगर सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट के फादर की इनकम बिलो 9000 पर मंथ है तो ही विल बी ट्रीटेड एज होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। नेक्स्ट है कि व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, तो ये जो रेल, रोड या एयर या स्टीमर जो भी जर्नी करेंगे ए से बी पर जाने के लिए उनकी एंटाइटलमेंट सेम होगी जो हमने पीछे पढ़ी है जर्नी ऑन टूर के अंडर जो भी एंटाइटलमेंट थी, यानी बाय रेल कौन सा उनको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के लिए एंटाइटल्ड है, बाय एयर इकोनॉमी क्लास है कि क्लब क्लास है, तो ये सारी जो एंटाइटलमेंट है जैसे हमने जर्नी ऑन टूर पढ़ा था सिमिलर एंटाइटलमेंट्स ट्रांसफर के टाइम पर एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नी बाय रोड बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल, यानी ए टू बी के अंदर ऐसे पर्टिकुलर जर्नीज जहां पर कि ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है जो प्लेसेस, तो उन प्लेसेस पे बाय रोड जर्नी करनी पड़ेगी। तो बाय रोड जर्नी के लिए क्या क्या एडमिसिबिलिटी होगी वो हम पढ़ते हैं। इसके लिए मैं सीधा पैरा 4 SR 116 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 5 आपको शो कर रही हूँ, वहीं से सीधा इसको पढ़ेंगे। ये जो फोर्थ पार्ट है ये जर्नी बाय रोड से डील करता है पूरा, और ये जो फोर्थ पार्ट है वो SR 116 का पार्ट है, ठीक। इसके अंदर क्या है, दो तरीके के केसेस बताए हैं। फर्स्ट केस कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ए टू बी ट्रैवल कर रहा है एंड दीज प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल, बट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रेल से ना जाके बाय रोड जाता है,
रेल से कनेक्टेड थे ये प्लेसेस, बट गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो बाय रोड जा रहा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट सर्वेंट किस चीज के लिए इंटाइटल्ड होगा, रोड माइलेज के लिए इंटाइटल्ड होगा, बट इट विल बी लिमिटेड टू द रेल माइलेज बाय इंटाइटल्ड क्लास। सपोज जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो AC2 के लिए इंटाइटल्ड था, ठीक है, तो रोड माइलेज के हिसाब से जितने भी पैसे उसके बनेंगे, जितना भी क्लेम उसका बनेगा, वो मैक्सिमम AC2 के किराए तक जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी लिमिटेड टू द रेल माइलेज बाय द इंटाइटल्ड क्लास, अपनी इंटाइटल्ड क्लास से जो रेल का फेयर मिलेगा वो मैक्सिमम अमाउंट होगी। नेक्स्ट है बिटवीन द प्लेसेस कनेक्टेड बाय रोड ओनली। सपोज A to B जाना है एंड दीज प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रोड ओनली, रेल चलती नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट टैक्सी में जा रहा है, वो जर्नी इज इन फुल टैक्सी, ठीक है, यानी पूरी जर्नी टैक्सी से ही वो कवर कर रहा है, तो इन दैट केस रोड माइलेज मिलेगी एट प्रिस्क्राइब रेट्स, यानी जिस सिटी से जर्नी वो शुरू कर रहा है वहां पर जो प्रिस्क्राइब रेट्स हैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट के, वो उसको उन प्रिस्क्राइब रेट्स पर रोड माइलेज मिलेगी गवर्नमेंट सर्वेंट को। अब रोड माइलेज जो है वो किस हिसाब से मिलेगी वो बता रहे हैं यहाँ पर कि कितने फैमिली मेंबर के लिए कितनी रोड माइलेज मिलेगी। सपोज वो गवर्नमेंट सर्वेंट A to B जाना है और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो खुद अकेला जा रहा है, ठीक, तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक ही बंदा है और वो अकेला जा रहा है, तो उसको 1 रोड माइलेज मिलेगी। अब सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ उसका स्पाउस भी जा रहा है, 2 लोग हो गए, तब भी एक ही रोड माइलेज मिलेगी, क्योंकि टैक्सी तो वो शेयर कर सकते हैं इसलिए, तो 2 लोग भी जाएंगे तो भी एक ही रोड माइलेज मिलेगी। अब साथ में सपोज एक फैमिली मेंबर और हो गया, 3 लोग हो गए, तो इन दैट केस 3 पीपल हो गए, तो उन लोगों को टोटल 2 रोड माइलेज मिलेंगी, फाइन। और उसके बाद सपोज एक फैमिली मेंबर हो रहा है, यानी टोटल 4 लोग हो गए, तो अब उन लोगों को 4 लोग हैं तो 3 रोड माइलेज मिलेगी, ठीक है। फॉर मोर देन 2 एडिशनल मेंबर ऑफ फैमिली 2 एडिशनल रोड माइलेज, यानी मैक्सिमम ऑफ 3 रोड माइलेज मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फॉर मोर देन 2 एडिशनल। अब फॉर मोर देन 2 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी मेंबर्स ऑफ फैमिली है, फाइन। नेक्स्ट है फॉर बस जर्नी। बस जर्नी में एक्चुअल बस फेयर फॉर सेल्फ एंड ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, भाई बस से जर्नी करते हैं तो बस का जो एक्चुअल फेयर होगा वो मिल जाएगा सेल्फ और हर मेंबर ऑफ द फैमिली। तब ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 बंदे रहेंगे तो एक ही बंदे का फेयर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, तब हर मेंबर ऑफ फैमिली के लिए पूरा खर्चा मिलेगा बस का, जो भी एक्चुअल बस फेयर होगा। एम पॉइंट है बाय रोड बिटवीन द प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल, ये हमने पीछे कवर कर लिया है, सिर्फ दोबारा बता देती हूँ। सपोज A to B जो प्लेसेस हैं वो रेल से कनेक्टेड है, बट गवर्नमेंट सर्वेंट रेल से ना जाके रोड से जाता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट सर्वेंट को रोड माइलेज मिल जाएगी जरूर, बट लिमिटेड टू द रेल माइलेज बाय द इंटाइटल क्लास। सपोज वो गवर्नमेंट सर्वेंट बाय रेल AC Tier 2 के लिए एलिजिबल था या इंटाइटल्ड था, तो AC Tier 2 की जितनी भी टिकट होती है वो मैक्सिमम होगा, मतलब कि रोड माइलेज जो है इट विल बी लिमिटेड टू दैट फेयर ऑफ टिकट। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन टू फैमिली। गवर्नमेंट सर्वेंट का A से लेके B पर ट्रांसफर हुआ है, ठीक, तो फैमिली के पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर फैमिली A पे ही रह रही थी तो फैमिली जो है वो A to B चली जाए, ये ऑप्शन है सबसे पहला, ठीक है, ये तो ऑफकोर्स ऑब्वियस ऑप्शन है बहुत ही। इसके अलावा सपोज ऐसा हो सकता है कि फैमिली A पे ना रह रही हो, फैमिली जो है वो कहीं और हो इस टाइम पे, C पॉइंट पर है, तो वो फैमिली जो है वो फ्रॉम एनी अदर स्टेशन टू न्यू हेडक्वार्टर जा सकती है, यानी फैमिली जो है वो इस पॉइंट से एनी अदर स्टेशन, दिस इज एनी अदर स्टेशन, इस पॉइंट से न्यू हेडक्वार्टर पे जा सकती है, तो ये भी मिल जाएगा रिम्बर्समेंट। और तीसरा ऑप्शन है कि क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर A to B हो गया और फैमिली B पॉइंट पे नहीं जाना चाह रही, तो फैमिली जो है वो कहती है कि भाई मैं तो D पे जाके सेटल हो जाऊंगी अब, फाइन। तो अब A से D पर फैमिली जो है वो ओल्ड हेडक्वार्टर से एनी अदर स्टेशन, किसी और अगले स्टेशन पे जाके मतलब जा सकती है। तो इन तीनों केसेस के अंदर TA मिलेगा फैमिली मेंबर्स को, लेकिन जो क्लेम होगा इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एडमिसिबल फ्रॉम ओल्ड टू न्यू हेडक्वार्टर, यानी कि A to B, सपोज रेल जर्नी A से B जो है वो कनेक्टेड बाय रेल है प्लेसेस, तो A to B रेल जर्नी के हिसाब से जितना भी फेयर बनता है, ठीक है, सपोज पर पर्सन 5000 का बनता है, और C to B जाने में 7000 का खर्चा आता है, तो ये 7000 ना मिलके उस फैमिली मेंबर के लिए 5000 का ही क्लेम मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज A से
डी पर जाते हैं, तो सपोज 3000 का ही खर्चा मिलता है, तो 3000 का ही खर्चा है तो 5000 नहीं मिलेगा, तब तो 3000 ही मिलेगा। बट अगर यहाँ पे 6000 का खर्चा होता और ए टू बी जाने में यानी ओल्ड टू न्यू हेडक्वार्टर जाने में 5000 का होता तो उसको 5000 मिलेगा। दैट मीन्स द क्लेम विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एडमिसिबल फ्रॉम ओल्ड टू न्यू हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट की बात हम पहले कर चुके हैं कि मेंबर ऑफ फैमिली को जर्नी कब परफॉर्म करनी है, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, यानी डेट ऑफ रिलीव। बंदा जो है यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किस दिन रिलीव हुआ है अपने ओल्ड स्टेशन से, उस दिन से 1 महीना पहले और 6 महीने बाद। ठीक है, जिस दिन रिलीव हुआ है उससे 1 महीना पहले से लेके विदिन 6 मंथ्स ऑफ हिज टेकिंग ओवर चार्ज एट द न्यू स्टेशन, नए स्टेशन पे जिस दिन उन्होंने चार्ज एज्यूम कर लिया उसके 6 महीने बाद तक जो फैमिली मेंबर है वो परफॉर्म कर सकते हैं जर्नी। ठीक है, ये जो टाइम लिमिट्स है इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 मंथ प्रायर किस डेट से लिखा हुआ है और 6 मंथ्स लेटर किस डेट के बाद से लिखा हुआ है। अब ये जो टाइम लिमिट है इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय एचओडी, यानी एचओडी को लगे कि भाई ये टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो जो फैमिली मेंबर है वो किसी जेन्युइन रीजन की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए न्यू स्टेशन में, तो वो डिजर्विंग केसेस के अंदर एचओडी इन टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड या फिर रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने बता दिया एंटाइटलमेंट्स एट अ ग्लांस। एक बार में उन्होंने सारा एंटाइटलमेंट बता दिया। कोई भी लेवल के बंदे का ट्रांसफर हुआ हो तो उनका जो सीटीजी है वो नॉर्मल केसेस में 80% ऑफ द बेसिक पे ही बनता है ना। देन उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जो पर्सनल इफेक्ट है, जो सामान है, उसको बाय ट्रेन या स्टीमर से ले जाने पर ये एंटाइटलमेंट होता है। और ये एंटाइटलमेंट मैंने टीए के पार्ट 1 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, पर्सनल इफेक्ट को ट्रेन या स्टीमर से ना ले जाके बाय रोड लेकर गए हैं तो उसके लिए भी जो एंटाइटलमेंट है वो भी आपने पार्ट 1 के अंदर, ये पार्ट 1 के वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाय स्टीमर, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट का जो सामान है, पर्सनल इफेक्ट्स है, वो बाय स्टीमर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने हैं। तो इन दैट केस कौन सा रेट गवर्नमेंट सर्वेंट को एडमिसिबल होगा? दैट रेट विल बी द प्रिवेलिंग रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय सच ट्रांसपोर्ट इन शिप्स ऑपरेटेड बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो शिप्स ऑपरेट करता है, उन शिप्स के अंदर इस तरीके के सामान को लाने ले जाने का जो प्रेस्क्राइब्ड रेट है, ठीक है, दिस रेट विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो रेट जो है वो रेट एडमिसिबल होगा उसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। फाइन। नेक्स्ट नोट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या सर्विस टैक्स और एजुकेशन सेस जो होगा वो रिम्बर्सिबल होता है? तो यस इट इज रिम्बर्सिबल, बट इट इज रिम्बर्सिबल अप टू एडमिसिबल लिमिट ऑफ द क्लेम। भाई देखो, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक बड़ा खर्चा होता है, सर्विस टैक्स और एजुकेशन सेस मिला के काफी एक्स्ट्रा बिल लग जाएगा। तो क्या वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा सर्विस टैक्स और एजुकेशन सेस का, तो वो मिलेगा गवर्नमेंट सर्वेंट को कि नहीं मिलेगा? उसके लिए उन्होंने बताया कि यस इट विल बी रिम्बर्सिबल, लेकिन एडमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। अभी एडमिसिबल लिमिट में होने का मतलब क्या हुआ, इसके लिए एग्जाम्पल समझो। सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और गवर्नमेंट सर्वेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आया है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का बिल बना है वो बना है 15,000 रुपए का, लेकिन एज पर प्रेस्क्राइब्ड रेट्स, प्रेस्क्राइब्ड रेट्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट सर्वेंट का एंटाइटलमेंट था वो बना 10,000 रुपए का। तो भाई 10,000 रुपए के ऊपर जितना एजुकेशन सेस और तुम्हारा सर्विस टैक्स बनता है उतना ही रिम्बर्सिबल होगा, चाहे भाई ट्रांसपोर्टेशन वाले ने तो 15,000 पे एजुकेशन सेस और ये लगाया होगा सर्विस टैक्स, तो ये वाला नहीं मिलेगा। 10,000 के ऊपर जितना बनता होगा उतना तो मिल जाएगा, यानी एंटाइटलमेंट के हिसाब से जितना बिल आना चाहिए उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स वगैरह बनेगा वो तो मिल जाएगा। बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी उसने अपनी मर्जी से 10,000 से ऊपर का खर्चा किया है, तो भाई 10,000 के ऊपर का जितना अमाउंट है, यानी 5,000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स और एजुकेशन सेस लगा होगा वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि द क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट शैल बी एडमिसिबल। टूर वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर के टाइम पे जो टीए क्लेम होता है वो रिम्बर्समेंट सिर्फ तभी होगा जब गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअल रिसीट, एक्चुअल वाउचर प्रोड्यूस करेगा
और ये रिसीट्स और वाउचर्स का जो प्रोडक्शन है इट इज मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर केसेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ऑल्सो। यानी चाहे जिसका ट्रांसफर जहां मर्जी से हुआ हो, चाहे वो आइलैंड टेरिटरीज से हुआ हो, चाहे वो नॉर्मल ट्रांसफर ए टू बी सिटी से हुआ हो, तो इन दैट केस अगर टीए क्लेम करना है तो एक्चुअल रिसीट वाउचर्स वगैरह सब आपको देने होंगे अपने क्लेम के साथ। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेयंस, यानी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कोई गाड़ी या स्कूटर या फिर स्कूटी मोटरसाइकिल कुछ भी है तो उसके ट्रांसपोर्ट का जो क्लेम है उसके इंटाइटलमेंट क्या है, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। स्टिल छोटा सा इंटाइटलमेंट है भाई, लेवल 6 एंड अबव यानी ग्रेड पे 4200 से ऊपर अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है तो ही इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर 1 मोटर कार, यानी कि एक 4 व्हीलर या फिर एक 2 व्हीलर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज को ट्रांसपोर्ट करने का जो क्लेम है वो कर सकता है लेवल 6 एंड अबव वाला ऑफिसर। और लेवल 5 एंड बिलो वाला जो ऑफिसर है उनके लिए 2 व्हीलर का एंटाइटलमेंट है कि कोई एक 2 व्हीलर वो इनमें से अपना ट्रांसपोर्ट कराने का क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपना 2 व्हीलर या फिर अपना 4 व्हीलर, ठीक है, गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल जो भी है उसके पास, उसको पैसेंजर ट्रेन से लेकर जाता है बाय पैसेंजर ट्रेन, तो रेलवे जो भी एक्चुअल फ्रीट चार्जेस उससे लेगी वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, रिम्बर्सिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन दोनों में से कोई भी चीज गुड्स ट्रेन से लेके जाता है तो इन दैट केस कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द पैक्ड कार या फिर मोटरसाइकिल टू एंड फ्रॉम द गुड शेड, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द कार, लोडिंग अनलोडिंग, यानी जितनी भी उसके अंदर फॉर्मेलिटीज होती हैं, जितनी भी जरूरी चीजें हैं ये लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ट्रांसपोर्टिंग, कॉस्ट ऑफ रोप्स एटसेट्रा, सारी चीजें रिम्बर्सिबल होती है। और इसका क्लेम किससे लिमिटेड होगा कि अगर वो पैसेंजर ट्रेन से उसको लेके जाता तो उसका जितना भी खर्चा आता है, सपोज पैसेंजर ट्रेन से लेके जाने पे 10,000 का खर्चा आ रहा है और ये सारी कहानी करने में उसको 12,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो उसको 12 के बदले इसमें से 10,000 मिल जाएंगे, क्योंकि द क्लेम हैज टू बी लिमिटेड टू द अमाउंट अंडर ए अबव। अगर वो उसी गाड़ी को या फिर उसी मोटरसाइकिल को पैसेंजर ट्रेन से लेके जाता तब उससे जितना खर्चा लगता वो खर्चा उसको बाय गुड्स ट्रेन से लेके अगर वो जाता है तो वो खर्चे की लिमिट तक उसको मिल जाएगा। इसके अलावा एक सेकंड क्लास फेयर भी मिल जाएगा बाय द शॉर्टेस्ट रूट। सपोज ए से बी जगह पर लेके जाना है तो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है, बिटवीन द स्टेशन, उन स्टेशन के बीच में जो ट्रेन चलती होगी उसका सेकंड क्लास फेयर भी रिम्बर्सिबल होगा गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉर शॉफर यानी ड्राइवर या फिर क्लीनर। ठीक है, ये इन एडिशन है कि ये खर्चा तो मिलेगा साथ में प्लस एक ये वाला फेयर भी मिलेगा, सेकंड क्लास फेयर उसके ड्राइवर या फिर क्लीनर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए। नेक्स्ट है अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट अपना मोड ऑफ कन्वेंस बाय रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इन दैट केस उसके पास दो ऑप्शन है। सपोज उसके पास गाड़ी है तो दो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि या तो वो गाड़ी को ट्रक से लेके जाए, उसको ट्रक पे लोड करके लेके जाए, या दूसरा ऑप्शन है गाड़ी चला के ले जाए। ठीक है, अगर इतना डिस्टेंस है और वो चला सकता है गाड़ी अंडर इट्स ओन प्रोपल्जन, ठीक है, तो या तो वो गाड़ी को चला के ले जाए या फिर उसको ट्रक में लोड करके ले जाए। अगर वो ट्रक में लोड करके लेके जाता है तो इन दैट केस 3 तरीके के केसेस बनते हैं। पहली चीज, जो उसका एक्चुअल खर्चा हुआ है उसको ट्रक में लाने ले जाने का, ए टू बी उसको लेके जाना है अपनी गाड़ी और वो ट्रक में लेके जा रहा है, तो जो एक्चुअल खर्चा आया है वो। दूसरी चीज, अमाउंट एट प्रिस्क्राइब रेट, जहां से जर्नी शुरू हुई थी वहां की सिटी में क्या प्रिस्क्राइब रेट था ट्रक का। ठीक है, तो वो जो भी डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जो भी रेट्स प्रिस्क्राइब किए हुए होंगे तो वो प्रिस्क्राइब रेट के हिसाब से हम निकालेंगे। और तीसरी चीज, अगर वो उस गाड़ी को बाय रेल पैसेंजर ट्रेन में लेके जाता, ठीक है, तो उसके क्या फ्रीट चार्जेस लगते बाय पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, ये जो है ऑप्शन ये तभी एडमिसिबल है, यानी ये तो ऑप्शन हम तभी देखेंगे अगर ए टू बी वाले जो प्लेसेस है वो कनेक्टेड बाय रेल थे। ठीक है, अगर ए टू बी प्लेसेस दोनों कनेक्टेड बाय रेल है तो हम ये तीनों देखेंगे, तीनों अमाउंट्स, और इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट होगा वो इस गवर्नमेंट सर्वेंट को रिम्बर्स हो जाएगा। फाइन। इसके बाद है अगर वो गाड़ी खुद से चला के लेके जाता है, ऑन प्रोपोजल से लेके जाता है, तो इन दैट केस अमाउंट एट द प्रिस्क्राइब रेट लिमिटेड टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द पैसेंजर ट्रेन। यानी कि इन दिस केस अगर वो खुद से चला के लेके जा रहा है तो वो दो केसेस देखेंगे कि भाई प्रेस्क्राइब रेट के हिसाब से कितना खर्चा आता
और अगर वो पैसेंजर ट्रेन से लेके जाता तो कितना खर्चा आता, तो पैसेंजर ट्रेन वाले खर्चे पर उस रेट पे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना मिल सकता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय पैसेंजर ट्रेन मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है इस केस में। इसके बाद है, अगर सपोज ए और बी प्लेसेस जो थे वो रेल से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इन दैट केस सिर्फ ये तीसरा वाला पॉइंट हट जाएगा खाली ये वाले दोनों पॉइंट देखे जाएंगे कि एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना आया और प्रिस्क्राइब रेट के हिसाब से कितना एक्सपेंस आता। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो मिल जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस लिमिटेड टू द अमाउंट एट द प्रिस्क्राइब रेट। देन अगर वो ओन प्रोपल्जन से यानी खुद चला के लेके जा रहा है गाड़ी, तो इन दैट केस अमाउंट एट द प्रिस्क्राइब रेट, जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड होंगे उसके हिसाब से उसको खर्चा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये प्रिस्क्राइब रेट हम कर रहे इतनी देर से, वो क्या है वो मैं बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर जर्नी बाय टैक्सी या ऑटो रिक्शा, जो भी है जिस भी तरीके से वो बंदा जा रहा है, जिस भी चीज में लेके जा रहा है, उस व्हीकल के लिए डायरेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ डायरेक्टर लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट रेट होगा, बाय डायरेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जहां से जर्नी शुरू हो रही है वहां के डायरेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जो उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए रेट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उस रेट का मतलब है प्रिस्क्राइब्ड रेट। नेक्स्ट है, सपोज जो गवर्नमेंट सर्वेंट की गाड़ी है वो खुद चला के लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो खुद चला के ले गए और साथ में अपने मेंबर ऑफ फैमिली को भी उसी में ले गए। जब चला के लेके जा रहा है तो भाई अपने मेंबर ऑफ फैमिली भी उसी में बैठ के चले गए, तो इन दैट केस अगर गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर उसके मेंबर ऑफ द फैमिली उसी गाड़ी में ट्रैवल करते हुए जाते हैं तो उनको अलग से फेयर नहीं मिलेगा। दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द सेपरेट फेयर बाय एयर, रेल या फिर रोड माइलेज। किसी भी तरीके का अलग से फेयर नहीं मिलेगा, जो उस कन्वेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सेपरेट एयर, रेल या फिर रोड माइलेज सिर्फ तब मिलेगा अगर वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी और तरीके से ट्रैवल करते हैं रादर देन बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर इट्स ओन प्रोपल्जन, यानी उस कन्वेंस के अंदर बैठ के ना ट्रैवल करें, वो किसी और तरीके से ट्रैवल करते हैं, तो तब उनको ये खर्चा मिल जाएगा एयर, रेल या फिर रोड माइलेज का। नेक्स्ट है अब बाइसिकल, अगर प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल, तो भाई हम बार बार पढ़ ही चुके हैं, अभी रेल से कनेक्टेड है अगर, तो पैसेंजर ट्रेन जो भी चार्ज लेगी एक कन्वेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का, वो चार्जेस मैक्सिमम होंगे। और अगर ये प्लेसेस रेल से कनेक्टेड नहीं है तो बाइसिकल को ले जाने का खर्चा रोड माइलेज के हिसाब से मिलेगा एट द रेट ऑफ 1.2 रुपीज पर किलोमीटर। So this brings us to the end of TA part 3. Next TA part 4 में हम start करेंगे TA on retirement. Thank you for watching.